अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ, अभी हम लोग इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, एमटीपी 1 को हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर, जो अगस्त 2025 में आई है फॉर सितंबर 25 एग्जाम्स के लिए। मतलब सितंबर 25 के जो एग्जाम्स थे उसके लिए जो एमटीपी 1 आई है, हम लोग उसका पूरा पूरा डिस्कशन यहाँ पर करेंगे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं बात करूं ना, ये एमटीपी, ये इसमें कोई भी एक भी नया क्वेश्चन नहीं है। जितने भी क्वेश्चन है ये ऑलरेडी पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से पूछे गए हैं। कोई भी नई चीज आपको देखने को नहीं मिलेंगी इसके अंदर, ठीक है ना। सर इसका मतलब हम सॉल्व भी नहीं करेंगे क्या? ये बेवकूफी मत करना, ठीक है ना। सॉल्व जरूर से करके जाना, पर आपको जो जितना टाइम हमेशा लगता है मतलब एमटीपी वगैरह को सॉल्व करने के लिए, उतना टाइम आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा इस एमटीपी को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ओके सर, चलिए आएंगे एक एक पॉइंट को पढ़ना चालू करेंगे। क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर ए उसका, ठीक है ना। देखो यहां पर क्या, एक्स वॉज रनिंग अ बिजनेस ऑफ कार ऑन लीज, मतलब बेलमेंट है यहाँ पर, नॉन ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट के बारे में बात करने वाला है ये, ठीक है। अब देखो, one fine day when Y came to hire a car for 10 days on a business tour from Delhi to Amritsar. X offered him Honda City for 50,000 for 10 days on the condition that petrol and expenses will be borne by him. मतलब कि Y यहाँ पर पेट्रोल और बाकी खर्चे करने वाला है, एंड टोल एक्सपेंसेस, ध्यान रखना पेट्रोल एंड टोल एक्सपेंसेस के बारे में यहाँ पर बातचीत की गई है, ठीक है ना। ओके, अब देखो क्या, ड्यूरिंग द जर्नी द इंजन ऑफ द कार वॉज चोक्ड, और Y को क्या स्पेंड करना पड़ा, 10,000 रुपए के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस को बेयर करना पड़ा। सर पेट्रोल एंड टोल एक्सपेंसेस नेसेसरी या ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस होते हैं, जो जनरली जो व्यक्ति बेलमेंट पर गुड्स ले रहा है वही बेयर करता है, लेकिन ये 10,000 रुपए जिससे इंजन चोक हुआ वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है। ओके, फिर when he was coming back from अमृतसर, ब्रेक्स ऑफ द कार वर नॉट वर्किंग। अब क्या हुआ, वो अमृतसर से वापस आ रहा था तो जो ब्रेक थे ना बेटा कार के, वो काम नहीं कर रहे थे, और मेजर एक्सीडेंट हो गया यहां पर, जिसके कारण भाई को एडमिट करना पड़ा हॉस्पिटल में, और बिल आया हॉस्पिटल का कितना, 50,000 रुपए आया। अब वाई ने यहां पर एक्स से कहा कि तू मुझे कंपनसेट करेगा कार के रिपेयर के खर्चे और हॉस्पिटल के, यानी कि टोटल 60,000 रुपए, ये 10,000 रुपए और 50,000 रुपए हॉस्पिटल के, यानी कि टोटल 60,000 रुपए। अब एक्स ने यहां पर क्या कर दिया बच्चों, डिनाई कर दिया फॉर कंपनसेशन, सेइंग दैट ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ द इंजन एंड ब्रेक फॉल्ट। अब मुझे एक बात बताइए, किसी फॉल्ट के बारे में नॉन ग्रेट्यूटियस बेलमेंट में अगर आपको नहीं भी पता है तो आप क्या बच सकते हो क्या? नहीं सर, हम लोग नहीं बच सकते इस सिचुएशन के अंदर। अब वाई ने यहां पर केस फाइल किया फॉर द रिकवरी ऑफ डैमेजेस। अब आपको आपका ओपिनियन देना है एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वेदर Y can withhold the amount of higher charges for 50,000 रुपए on account of non payment of damages। तो Y क्या यहां पर 50,000 रुपए को विथहेल्ड करके रख सकता है क्या? और दूसरा, वेदर के एक्स लायबल होगा यहां पर डैमेजेस को पे करने के लिए, जो उसको फॉल्ट के बारे में आइडिया नहीं था, तो क्या वो अमाउंट को पे करने के लिए वो लायबल होगा क्या? ये आपको क्या करना है बच्चों, ये आपको बताते हुए चलना है, ठीक है ना। ओके सर, चलिए आ जाओ बढ़िया से। तो इसका आंसर क्या होगा, फटाफट मेरे को बताओ जल्दी से। सर देखो, इसके आंसर में सबसे पहले तो आपको सेक्शन नंबर 148 के डेफिनेशन, यानी कि बेलमेंट आपको लिखना पड़ेगा कि बेलमेंट का मतलब क्या होता है, डिलीवरी ऑफ अ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्टिकुलर पर्पस, और पर्पस अकम्प्लिश होने के बाद क्या वो गुड्स को वापस डिलीवर बैक कर दिया जाता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल कर दिया जाता है। फिर आपको सेक्शन नंबर 150 को लिखना है। सर हमें इतने सेक्शन याद नहीं रहते बेटा, मुझे क्यों याद रहेंगे, क्योंकि मैं आज तक 15 से 20 बार पढ़ा चुका हूं, है ना, कई बार रिविजन ले चुका हूं, तो मेरा बहुत बार रिविजन हो चुका है, तो मुझे याद है सेक्शंस। आपको आपने 15-20 बार रिवीजन किए क्या? नहीं किए। और आपको सेक्शन लिखना कंपलसरी भी नहीं है, तो इसलिए आप टेंशन मत लेना, आप केवल प्रोविजन लिखते हुए चलना। खैर, सेक्शन 50 क्या कहता है यहां पर, कि बेलर की यहां पे ड्यूटी होती है टू डिस्क्लोज द फॉल्ट इन गुड्स। अगर गुड्स के अंदर कोई भी फॉल्ट है ना, उस चीज को डिस्क्लोज करने का नॉन ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट, मतलब उसे पता है या उसे नहीं पता है, स्टिल वो क्या फॉल्ट्स के लिए लायबल रहने वाला है क्या? बिल्कुल बिल्कुल लायबल रहेगा सर, ऐसा सेकंड पॉइंट लिखेंगे। तीसरा, फिर आप थर्ड पॉइंट के अंदर यहां पर डालोगे कि जितना भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस होता है ना, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस भी बेलर को बेयर करना पड़ता है। किसको बेयर करना पड़ता है बोलो? बेलर को बेयर करना पड़ता है। और सेक्शन नंबर 164 लिखोगे कि ड्यूटी है यहां पर बेलर की टू इंडेमनिफाई ऑल द एक्सपेंसेस जो भी यहां पर बेली को हुए ऑन द अकाउंट ऑफ
कौन से? ऑन द अकाउंट ऑफ बैड गुड्स या ऑन द अकाउंट ऑफ डिफेक्टिव गुड्स। अब इस सिचुएशन में क्या हुआ सर? पहले केस के अंदर मुझे बताओ, क्या मैं 50,000 के हायर चार्जेस को विथहोल्ड करके रख सकता हूं क्या? तो इसका आंसर है हाँ, मैं विथहोल्ड करके रख सकता हूं और मैं 10,000 रुपए और क्लेम कर पाऊंगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल कर पाऊंगा। दूसरा क्या बोल रहा है कि क्या यहां पर एक्स लायबल होगा डैमेजेस को पे करने के लिए? बिल्कुल लायबल होगा सर, क्योंकि नॉन ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट के केस में उसे पता हो या उसे नहीं पता हो, उसकी लाइबिलिटी आती है क्या? हाँ सर, सामने वाले व्यक्ति की यानी कि बेलर की लाइबिलिटी आती है। क्या कहा मैंने? बोलो, बेलर की लाइबिलिटी आती है। समझ में आया क्या? क्या आपको ये पहला पॉइंट सभी लोगों को एब्सोल्युटली क्लियर है क्या? फटाफट फटाफट जल्दी से बोलेंगे मेरे को, क्या आपको ये पहला पॉइंट क्लियर? चलो मैं आगे, क्या मैं आगे बढ़ू बढ़िया से, है ना? चलो क्वेश्चन नंबर 2, क्या कहा मैंने? बोलो, क्वेश्चन नंबर 2। देखो यहां पर क्या, अरे बढ़िया क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्या, एवरग्रीन प्राइवेट लिमिटेड के पास 9 डायरेक्टर्स है बच्चों ऑन दी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब कंपनी के एओए में लिखा है कि कोरम, कोरम का मतलब होता है मेंबर्स टू बी प्रेजेंट, या यहां पर डायरेक्टर है तो डायरेक्टर टू बी प्रेजेंट को बोला जाता है कोरम, ठीक है ना? तो जो कोरम है ना वो कितना होगा, मतलब मिनिमम मीटिंग में कितने लोग लगेंगे? 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ या 2 डायरेक्टर्स विच एवर इज हायर। मतलब क्या 1/3, यानी यहां पर 3 डायरेक्टर और 2 डायरेक्टर विच एवर इज हायर, मतलब 3 लगेंगे। लेकिन कंपनी अब अपने एओए को अमेंड करना चाहती है और करना चाहती है 1/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर और 4 डायरेक्टर्स विच एवर इज हायर, यानी कि मिनिमम 4 डायरेक्टर बोर्ड मीटिंग के अंदर होना चाहिए, ऐसा यहां पर कंपनी करना चाहती है। अब किसी को अगर कोरम का मतलब नहीं भी समझाऊंगा ना, वो अगर ये आगे का पॉइंट भी समझेगा ना, पढ़ लेगा ना, उसको ध्यान आ जाएगा टॉपिक किसके बारे में बात कर रहा है करके। पर क्या है मैं बताऊं, क्या एग्जाम के अंदर जब ऐसा कुछ सवाल आ गया ना जिसके अंदर एक भी शब्द थोड़ा सा नया मिल गया तो बच्चा घबरा जाता है। बच्चा अचानक से मुझे याद करेगा, मेरे परिवार वालों को याद करेगा कि अगली बार तो आईजी सर से पढ़ूंगा ही नहीं करके मैं। अरे भाई मेरे, ये सबके लिए क्वेश्चन नया है, पर अगर आप थोड़ा सा सामने का पढ़ते हैं ना तो आपको समझ में आ जाता क्वेश्चन कौन से चीज का है। मुझे याद करके कुछ नहीं होने वाला है, आपको 3 घंटे के अंदर आपका बेस्ट देना है। आपने जो चीजें पढ़ी है ना उसको आपने याद करना है, समझे ना आप बात को? हाँ चलो आओ देखो क्या, एडवाइज द कंपनी ऑन द प्रोसीजर ऑफ इंक्लूडिंग एंट्रेंचमेंट। क्या बोला? बोलो बच्चों, ऑन द प्रोसीजर ऑफ एंट्रेंचमेंट के बारे में बात किया है सर। तो अब आपको क्या करना है, एंट्रेंचमेंट के बारे में लिखना है, फिर आपको बताना है कि अगर कंपनी पब्लिक कंपनी होती तो अलग होता है क्या? बिल्कुल सर। एंट्रेंचमेंट का मतलब क्या होता है? एंट्रेंचमेंट का मतलब होता है चीजों को ज्यादा डिफिकल्ट कर देना एग्जिस्टिंग चीजों से। अब एंट्रेंचमेंट प्रोविजन को आप कैसे इंक्लूड करते हो? तो प्राइवेट कंपनी है बच्चों तो उस केस में आपको ऑल मेंबर्स का कंसेंट लगता है, और अगर पब्लिक कंपनी होती तो आपको क्या करना पड़ता सर? उस केस के अंदर आपको एसआर का अप्रूवल लेना पड़ेगा ना। हाँ सर, आपको एसआर का अप्रूवल लगने वाला है। समझ में आया क्या? बोलो ना बोलो ना बोलो ना, समझ में आया क्या? यस। एक बात ध्यान रखना, अमेंडमेंट एओए का करने के लिए आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अप्रूवल नहीं लगता है, आपको मेंबर्स का अप्रूवल लगता है। लेट इट बी वेरी क्लियर, आपको किसका अप्रूवल लगता है? आपको मेंबर्स का अप्रूवल लगता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना? तो आपको मेंबर्स का अप्रूवल लगेगा यहां पर एसआर और ये सब चीजों को करने के लिए, ठीक है? ओके सर, चलो आ जाओ अगला। State with the reason whether the following companies can be treated as small companies with reference to Companies Act. Small company का मतलब क्या होता है बच्चों? ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल कितना होना चाहिए? 4 करोड़ या उससे नीचे, प्लस जिसका जो टर्नओवर है ना वो 40 करोड़ या उससे नीचे होना चाहिए, तो मैं उसे स्मॉल कंपनी कहता हूं। वो किसी की होल्डिंग या सब्सिडरी नहीं होती किसी भी कंपनी की, वो सेक्शन 8 कंपनी नहीं हो सकती और वो स्पेशल एक्ट की कंपनी भी नहीं हो सकती। अब देखो यहां पर क्या है, एसटीएस प्राइवेट लिमिटेड का 10 करोड़ का टर्नओवर है, पेड अप शेयर कैपिटल 1 करोड़ है, जिसमें 1 लाख इक्विटी शेयर है, इसमें से 60,000 यूवी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के पास है। इसका मतलब ये सब्सिडरी कंपनी बन गई, और बन गई तो क्या ये स्मॉल कंपनी बन पाएंगी क्या? नहीं सर, नहीं बन पाएंगी, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता मैं किसी प्राइवेट कंपनी की सब्सिडरी हूं या होल्डिंग हो, या किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी या होल्डिंग हो। भैया सब्सिडरी तो सब्सिडरी होवे, प्राइवेट करे की होल्डिंग, ठीक है ना? मतलब प्राइवेट करे की पब्लिक, सब्सिडरी तो सब्सिडरी है। तो उस केस के अंदर मैं बोलूंगा यहां पर मैं स्मॉल कंपनी नहीं बन सकता। लेकिन 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 अगला, जेडेक्स लिमिटेड
जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 3 करोड़ है, अरे वो छोड़ दो बच्चों, ZX लिमिटेड बोल दिया है। तो जब लिमिटेड बोल दिया है तो ये कैसी कंपनी हो गई, ये पब्लिक कंपनी हो गई। और अगर ये पब्लिक कंपनी है तो स्मॉल कंपनी बन सकती है क्या? नहीं सर, नहीं बन सकती है। इस बात का आपको क्या रखना है बच्चों, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये क्या है बच्चों, ये लिमिटेड है ना। देखिए क्या खतरनाक सवाल पूछे इंस्टीट्यूट ने, है ना। ये पिछले अभी जो मई 25 में पेपर हुआ था ना, ये उसी के ऊपर का सवाल पूछा गया है बेटो, ठीक है ना। यस, तो देखो एकदम मजेदार है ना। तो सेकंड का आंसर भी क्या होगा, सेकंड का आंसर भी नो होगा कि स्मॉल कंपनी नहीं बन सकती, क्योंकि ZX लिमिटेड पब्लिक कंपनी है और प्राइवेट कंपनी ही स्मॉल कंपनी का स्टेटस ले सकती है। बाकी कोई कंपनी ले सकती है क्या? नहीं सर, नहीं ले सकती। समझ में आया? बोलो जल्दी से, समझ में आया? यस, ओके सर। चलो अगले पॉइंट के ऊपर चलेंगे। नेक्स्ट, explain the concept of partner by holding out as provided in Indian Partnership Act. Under what circumstances a person can be held as a liable by the partner holding out? अब देखो सर, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट का मतलब क्या होता है यहां पर, जब कोई एक पर्सन होल्ड्स हिमसेल्फ आउट एज अ पार्टनर और अलाउज अदर टू डू सो, है ना, और वो इस कैरेक्टर को डिनाई भी नहीं करता है बच्चों, और इसके फेथ के ऊपर, ऑन दिस फेथ क्रेडिटर्स यहां पर प्रिज्यूम करते हैं, एक्ट कर जाते हैं, तो हम लोग इसे कहते हैं क्या, हम लोग इसे कहते हैं पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। क्या कहते हैं बोलो बच्चों? पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। अब एक चीज ध्यान रखना, ये जो पार्टनर है ना, ये लायबल होगा उन आउटसाइडर्स या उन क्रेडिटर के टुवर्ड्स जिन्होंने फर्म को क्रेडिट दिया है इस रिप्रेजेंटेशन के आधार पर। क्या दिया है बोलो बच्चों? क्रेडिट दिया है इस रिप्रेजेंटेशन के आधार पर। एक बात आपको यहां पर ध्यान रखना है, लाइबिलिटी को फिक्स करने के लिए आपको यह कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि एक्चुअल में फ्रॉडुलेंट इंटेंशन वर्क किया कि नहीं किया करके। भैया एक बात ध्यान रखना, आपने फ्रॉडुलेंट काम किया है, सामने वाला व्यक्ति अफेक्ट हुआ है, आप लायबल रहेंगे। सर क्या इनडायरेक्ट लाइबिलिटी आ सकती है? क्या नहीं, मैंने जिसको मिसरिप्रेजेंट किया हूं ना, केवल और केवल उसके टुवर्ड्स ही मेरी लाइबिलिटी रहेंगी, कोई भी थर्ड पर्सन के टुवर्ड्स मेरी लाइबिलिटी होने वाली है क्या? नहीं सर, नहीं होने वाली है। बस ऐसा यहां पर बोला गया है। क्या बोला गया बोलो बच्चों? ऐसा यहां पर बोला गया है। समझ में आया क्या? बोलो ना जल्दी से मुझे, क्या आपको ये बातें एकदम बढ़िया से क्लियर है क्या? चलो सर आइए आगे। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट का पहला पार्ट, ठीक है। देखिए यहां पर क्या, P sold certain antique items to Q for 3 लाख on 13/12/2024, ठीक है ना, 13/12/2024। As per terms of agreement, 75% of amount was to be paid in a week and 25% of the balance was to be paid on 31/12/2024. Q appointed his agent R to take the delivery of goods after payment of first installment. क्या बोला यहां पर? Q ने अपॉइंट किया अपने एजेंट R को कि बोला कि तू गुड्स की डिलीवरी लेके जा पहले इंस्टॉलमेंट के बाद। क्यू ने देखो 2,80,000, 3 लाख में से 2,80,000 ट्रांसफर कर दिया NEFT से ऑन 18/12 को, जो सामने वाले यानी कि P के अकाउंट में क्रेडिट भी हो गए थे। पर आर जो एजेंट था ना बच्चों, वो डिलीवरी नहीं ले पाया ड्यू टू मेडिकल इमरजेंसी। अब इन द मीन टाइम क्यू फेल टू मेक द सेकेंड इंस्टॉलमेंट। क्यू को जो पी को सेकेंड इंस्टॉलमेंट करना था ना, वो फेल कर गया उसको देने में टिल 31/12/2024। ऑन 10/1/25 क्यूज का एजेंट आता है टू टेक द डिलीवरी ऑफ द गुड्स, बट पी उसको रिफ्यूज कर देता है कि मैं गुड्स की डिलीवरी नहीं करूंगा, और वो उसके ऊपर एक्सरसाइज करता है राइट ऑफ लीन। अब आपको बोला गया है यहां पर, क्या सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर पी ने ठीक किया क्या कि 3 लाख में से 2,80,000 पे हो गए थे, 20,000 ही बचे हुए थे, क्या उसने राइट ऑफ लीन को एक्सरसाइज वो कर सकता है या नहीं कर सकता है? उसको लेके आपके साथ बातचीत की गई है। तो इसका आंसर क्या होने वाला है सर? राइट ऑफ लीन कर सकता है, क्योंकि एक सेलर अगर अनपेड है और उसके पास गुड्स का पोजीशन है, तो इन दो केस के अंदर वो क्या कर पाएगा? वो यहां पर लीन कर पाएगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जो क्रेडिट पीरियड उसने दिया था वो क्रेडिट पीरियड खत्म हो चुका है और अभी तक पैसा नहीं मिला है। इसका मतलब वो राइट ऑफ लीन कर सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल कर सकता है। पर आंसर को कैसे फ्रेम करेंगे अपन? तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा राइट ऑफ लीन के बारे में कि एक अनपेड सेलर के पास राइट ऑफ लीन होता है फॉर द प्राइस विच ही इज इन द पोजीशन ऑफ द गुड्स अंटिल, तब तक जब तक पेमेंट या टेंडर ऑफ प्राइस, ऑफर ऑफ प्राइस नहीं हो जाता। एक बात ध्यान रखना। फिर सर राइट ऑफ लीन कब कब एक्सरसाइज कर सकते हैं? 3 पार्ट में,
पहला, सर अगर मैंने क्रेडिट पर दिया था और क्रेडिट इलैप्स हो गया, या मैंने क्रेडिट पर दिया ही नहीं, या बायर इंसॉल्वेंट हो गया। ये तीन ऐसे केसेस है जहां पर राइट ऑफ लीन को मैं क्या कर सकता हूं, एक्सरसाइज कर सकता हूं। तो इस सिनेरियो के अंदर क्योंकि 20,000 रुपए ड्यू डेट होने के बाद भी क्यू पे नहीं किया था, तो पी यहां पर अनपेड सेलर माना जाएगा। और क्या वो राइट ऑफ लीन को एक्सरसाइज कर सकता है क्या बच्चों? हाँ सर, वो राइट ऑफ लीन को एक्सरसाइज कर सकता है। क्या कहा मैंने बोलो बच्चों? वो राइट ऑफ लीन को एक्सरसाइज कर सकता है। यस, ही कैन ओनली ऑन 20,000। ऐसा कुछ नहीं होता पूरे गुड्स के ऊपर मैं राइट ऑफ लीन कर सकता हूं, ऐसा 20,000 ओनली ऑन नहीं हो सकता यहां पर, है ना। तो अनपेड अमाउंट भली 20,000 रुपए का ऊपर मैं पूरे गुड्स को अपने पास रख सकता हूं क्या बच्चों? बिल्कुल बिल्कुल मैं यहां पर रख सकता हूं। ठीक है, ओके सर। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ो। देखो क्या, an auction takes place in a Delhi for antique items. It was notified to the bidders of the seller will be completed only when the hammer of the auctioneer hits the table and he announces you are the highest bidder. देखो क्या बोला है यहां पर कि ऑक्शन सेल तभी माना जाएगा कब, जब हैमर यहां पर क्या होता है, जब हैमर को टेबल के ऊपर पटका गया और मैंने बोला यू आर द हाईएस्ट बिडर। दोनों चीजें होनी चाहिए, पहला हैमर पटकना चाहिए और दूसरा बोलना चाहिए यू आर हाईएस्ट बिडर। अब देखो, ड्यूरिंग द ऑक्शन एल बिड्स फॉर एन एंटिक स्कल्पचर वर्थ ₹8 लाख। हैमर फॉल हुआ बट अनाउंसमेंट नहीं हो पाया एज ऑक्शन सडनली स्टॉप बिफोर ऑक्शनियर अटर एनी वर्ड्स। और ऑक्शन रुक गया, मतलब मैं बोलने से पहले यू आर द हाईएस्ट बिडर, ऑक्शन रुक गया। और सबको यहां पर बोला गया कि अनएक्सपेक्टेड राइज ऑफ मार्केट प्राइस इफ द स्कल्पचर के कारण हम लोग इसको बेच नहीं पाएंगे, ऑक्शन नहीं कर पाएंगे। अब एल जिसने ये खरीदा था उसने ऑक्शनियर को बोला कि यू आर बाउंड टू पे मी, क्योंकि तुमने हैमर को फॉल कर दिया था। अब जरा मुझे एक बात बताइए, क्या इसके कारण ऑक्शन कंप्लीट माना जाएगा क्या? तो इसका जवाब सर होने वाला है कि नहीं 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 सर, यहां पर ऑक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है। क्यों ऑक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है? क्योंकि देखो, तो ऑक्शन कंप्लीट कब होगा, एक तो फॉल ऑफ हैमर या एनी अदर कस्टमरी मैनर। अब यहां पर कस्टमरी मैनर बोला गया था कि फॉल ऑफ हैमर होने के बाद मैंने बोलना चाहिए कि यू आर हाईएस्ट बिडर। और अगर मैंने बोला ही नहीं यू आर हाईएस्ट बिडर, इसका मतलब आपको सेल हुआ है क्या? नहीं हुआ। सेल नहीं हुआ तो आप मुझसे स्कल्पचर या वो आर्ट वर्क मांग सकते हो क्या? नहीं सर, नहीं मांग सकते हो। इसका मतलब सर, क्या कहा मैंने बोलो, इसका मतलब सर हम लोग यहां पर क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कि दिस इज नॉट अ कंप्लीट सेल। क्या कहा मैंने बोलो, दिस इज नॉट अ कंप्लीट सेल। ठीक है, आओ बी पॉइंट। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी, हाउ डज इट डिफरेंशिएट कंपनी फ्रॉम द मेंबर्स। यार ये तो बहुत ही इजी पॉइंट है। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है, कंपनी और मेंबर्स अलग अलग होते हैं। कंपनी खुद के नाम पर प्रॉपर्टी वगैरह सब कुछ खरीद सकती है क्या? बिल्कुल सर। फिर इसके अलावा एक मेंबर का इंश्योरेबल इंटरेस्ट भी नहीं होता कंपनी के प्रॉपर्टी में, जिसमें आप लिख दोगे केस फ्रॉम मैकाउरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ये तो बेसिक है, शुरुआती है कंपनीज एक्ट का। दूसरा देखो, और एक बेसिक क्वेश्चन जो कहता है परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है, मेंबर्स में कम एंड गो बट कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। अगर कंपनी लॉ के तहत बनी है तो कंपनी को वाइंडिंग अप भी केवल और केवल कौन कर सकता है बच्चों? लॉ कर सकता है। इस बात का आपको क्या रखना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत ही इजी सवाल। अगला देखो क्या, explain the provisions relating to the change in name of LLP under the LLP Act 2008. What are the circumstances can central government direct LLP to change the name? What are the consequences of non compliance of such directions? और अगर मान लो, बेसिकली मैं बताऊं क्या, सेक्शन नंबर 17 जो चेंज ऑफ नेम है ना, उससे रिलेटेड आपको यहां पर क्या बोल दिया, फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों प्रोविजो को लिख दो करके। देखेंगे ना, फर्स्ट प्रोविजो के बारे में बात किया, फिर बाद में सरकमस्टांसेस बात किया मतलब सेकंड प्रोविजो, और तीसरा नॉन कंप्लायंस मतलब थर्ड प्रोविजो के बारे में बात कर रहा है। ठीक है ना, वो तीनों चीजों के बारे में लिखना है। जहां पर मुझे क्या कहना है, जहां पर मुझे कहना है कि अगर मैं एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करता हूं और ये जो मेरी इनकॉर्पोरेट मैंने एलएलपी को किया हो, इसका नाम अगर रिसेंबल करता है किसी दूसरे एलएलपी से या कंपनी से या रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर से, तो मुझे यहां पर डायरेक्शन दे सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट की 3 महीने के अंदर आप अपने नाम को चेंज करो। लेकिन ये जो एप्लीकेशन रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर ट्रेडमार्क है ना, वो मेरे एलएलपी इनकॉर्पोरेशन से 3 सालों के अंदर ही कर सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल कर सकता है।
ये पहला प्रोविजो हुआ। दूसरा प्रोविजो क्या कहता है? दूसरा प्रोविजो कहता है कि अगर मैं नाम को चेंज करता हूं तो जब से मैंने चेंज किया हो वहां से 15 दिनों के अंदर मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट 30 दिनों के अंदर मेरे को नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देंगी। क्या? बिल्कुल बिल्कुल दे देंगी। थर्ड प्रोविजो कहता है कि मैंने नाम नहीं बदला 3 महीनों के अंदर तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही मुझे नए नाम को अलोकेट कर देंगी और मुझे एक नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देंगी। लेकिन मैं अगर चाहूं ना तो उस नाम को बाद में चेंज कर सकता हूं। क्या? बिल्कुल बिल्कुल कर सकता हूं। तो देखो, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। पहले इन्होंने प्यार से बात से बोला कि भैया तू नाम को चेंज कर ले, तेरा सेम हो रहा है। आपने कर लिया, बहुत अच्छी बात है। आपने नहीं किया तो फटके फटके मतलब खुद से ही नाम को चेंज कर डालेंगे। क्या? बिल्कुल बिल्कुल खुद से ही नाम को ये लोग चेंज कर डालेंगे। समझ में आया क्या? बोलो ना, समझ में आ रहा है क्या आपको बातें? है ना? यस सर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 का ए वाला पोर्शन बहुत अच्छा सवाल है, इजी सवाल है पर अच्छा सवाल है, फ्रेमिंग बहुत अच्छी है क्वेश्चन की, इसलिए ठीक है ना। देखो यहां पर क्या क्या कह रहे हैं, सुनो यहां पर। पी क्यू एंड आर पार्टनर्स इन अ कंस्ट्रक्शन फर्म। पी क्यू आर एसोसिएट्स, ठीक है ना। तो पी क्यू आर पार्टनर्स है पी क्यू आर एसोसिएट्स में। अब देखो, P buys the cements on the behalf of firm from D. Cement is used in ordinary course of firm's business. P uses the cement for his personal purpose. खुद का घर बनाने के लिए मान लो P ने अपना ये सीमेंट का इस्तेमाल कर लिया जो उसने फर्म के नाम पर लिया था। ठीक है, अब देखो, the supplier D who was unaware of the private use of P claims the price from firm. अब सप्लायर को पता नहीं था कि P उसके साथ क्या कर रहा है, उसे क्या लेना देना, वो खा रहा है, बिल्डिंग बना रहा है, जो करना है करे भाई, मेरा क्या जा रहा। तो ऐसे केस के अंदर वो क्लेम करता है प्राइस फर्म से। अब देखो होता क्या है, फर्म यहां पर मना कर देती है प्राइस को पे करने से कि हमें तो सीमेंट कभी मिला ही नहीं। अब आपको पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजंस को रेफर करके बताना है कि क्या फर्म का कंटेंशन टेनेबल है क्या, मतलब फर्म ऐसा बोल सकती है कि मुझे गुड्स नहीं मिला तो मैं पे नहीं करूंगी, नहीं। क्योंकि अगर फर्म के पार्टनर ने गुड्स को खरीदा है जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में थर्ड पर्सन से, तो फर्म उसके लिए लायबल होंगी। मतलब फर्म का ये जो कंटेंशन है ना, नॉट टेनेबल। क्या कहा मैंने? बोलो, फर्म का ये जो कंटेंशन है ना, नॉट टेनेबल। ठीक है, ओके। अगला, what would be your answer if a part of cement so purchased by P was delivered by firm by him to firm by him and rest of the cement was used by him for private use which neither the firm nor the supplier is aware? उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्म को तो अमाउंट को पे करना ही करना पड़ेगा। हाँ, उसके बाद फर्म जो है ना वो पार्टनर पी से क्लेम कर सकती है। क्या? बिल्कुल बिल्कुल कर सकती है। देखो, इसके लिए आपको क्या करना है, सेक्शन नंबर 25 एंड 26 का सहारा लेना है। क्या करना है? बोलो, सेक्शन नंबर 25 प्लस सेक्शन नंबर 26 का सहारा लेना है, जहां पर आप बोलोगे कि एक जो पार्टनर होता है ना वो एजेंट एंड प्रिंसिपल माना जाता है फर्म का। क्या माना जाता है? बोलो, वो एजेंट ऑफ द फर्म माना जाता है फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म। इसका मतलब जो पार्टनर है वो प्रिंसिपल भी होता है, वो एजेंट भी होता है। मतलब कोई अगर दूसरा पार्टनर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कोई भी एक्टिविटी को करता है तो मैं उसके लिए लायबल हो जाऊंगा। क्या? हाँ सर, मैं उसके लिए लायबल हो जाऊंगा। ठीक है, फिर ये तो सेक्शन 18 कहता है। सेक्शन नंबर 25 क्या कहता है, समझो। सेक्शन नंबर 25 कहता है कि हर एक पार्टनर्स की जॉइंट एंड सेवरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टुवर्ड्स थर्ड पार्टी। जो भी सामने वाले के स्कोप में आता है ना, उन सारे एक्टिविटीज के लिए यहां पर जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी आती है। क्या फर्म की? हाँ सर, आती है। फिर सेक्शन नंबर 26 बोलता है कि अगर फर्म लायबल होंगी सेम एक्सटेंट में टू एज अ पार्टनर टू कॉज टू द थर्ड पार्टी या रॉन्गफुल एक्ट्स ऑफ द पार्टनर। अगर क्या? अगर ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में होते हैं और अगर पार्टनर्स को ये विद द अथॉरिटी ऑफ पार्टनर किए जाते हैं ना, तो उस केस के अंदर फर्म यहां पर लायबल होने वाली है। क्या? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे पहले केस के अंदर दो फर्म सीमेंट के नाम से सीमेंट फर्म के नाम से खरीदा था, दूसरा प्राइवेट यूज किया था बट ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में था, तो फर्म लायबल रहने वाली है। दूसरे केस के अंदर भी फर्म लायबल रहेंगी बट फर्म ये जो पैसा दे रही है ना बाहर वाले को, वो पी पार्टनर से रिकवर कर सकती है। क्या? बिल्कुल बिल्कुल कर सकती है सर, एब्सोल्युटली नो इश्यूज इन दैट। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है क्या? अच्छा, इसके अंदर सर हम लोग मिस एप्लीकेशन बाय पार्टनर भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हो मिस एप्लीकेशन? बट जनरली मैं आपको बता दूं, मैंने जितना ऑब्जर्व किया है ना, मिस एप्लीकेशन के क्वेश्चन कैश से रिलेटेड होते हैं। कैश की हेरा फेरी जब होती है ना, उससे रिलेटेड मिस एप्लीकेशन लगता है।
समझे क्या बात को? जो किसी को क्रेडिट पे दिया था उसने पैसा दिया, मैंने उसको गलत ठिकाना लगा दिया, तो उस केस के अंदर जनरली ये लोग मिस एप्लीकेशन वाला सेक्शन यूज करते हैं। वैसे तो आप इसमें भी मिस एप्लीकेशन का सेक्शन इस्तेमाल कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। लेकिन मैंने जो आपको जनरली मैं ऑब्जर्व किया हो क्वेश्चंस में, मैं वो चीज आपको यहां पर बता रहा हूं, ठीक है ना। तो अगर आप मिस एप्लीकेशन भी लिख के आएंगे तो मेरे हिसाब से आईसीएआई ने आपको नंबर देने चाहिए उसके अंदर, ठीक है। खैर चलो, मैंने आपको दोनों बता दिया कि मिस एप्लीकेशन कब लगा सकते हो और बाकी 25-26 कब लगा सकते हो, ये भी मैंने आपको बता दिया। चलिए सर, अगला क्वेश्चन देखो क्या। The object of MOA of ABC Private Limited authorized company to carry on the business of trading in the property of Gurgaon. Since company was not doing well, the directors of the company recently board meeting planned to diversify the business and enter into construction business. For this purpose they borrowed a sum of 5 करोड़ for Magnum Finance Limited। मतलब देखो क्या, इन्होंने अपना ऑब्जेक्ट के बाहर जाके काम करने की कोशिश की, मतलब ये अपने आप में अल्ट्रा वायर्स एक्ट है। अब मेंबर्स ने अप्रूव नहीं किया इस डिसीजन को और कंपनी रिफ्यूज कर रही है अमाउंट ऑफ लोन को पे करने के लिए। तो बताइए मैग्नम फाइनेंस के पास रिकवरी ऑफ लोन के लिए क्या चीजें बची हुई है, ये बताइए। तो देखो, सबसे पहले तो आप क्या करोगे यहां पर, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स को एक्सप्लेन करना कि अल्ट्रा वायर्स का मतलब होता है बियॉन्ड पावर, और डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स का मतलब होता है कोई भी एक्टिविटी ऑफ द कंपनी जो कंपनी के एमओए एओए के बाहर होती है तो ये अल्ट्रा वायर्स होती है। और इन एक्ट्स के ऊपर ना ही कोई आउटसाइडर क्लेम कर सकता है और ना ही कंपनी इसके ऊपर केस कर सकती है। क्या? नहीं सर, नहीं कर सकती। इसके अलावा तीसरा पॉइंट आप बोलोगे कि मेंबर्स कंपनी को रोक सकती है अपने पैसों को इन सारे एक्टिविटीज में डिप्लॉय करने के लिए, और कंपनी यहां पर मेंबर्स क्या लग सकते हैं, इंजंक्शन का ऑर्डर ला सकते हैं। किससे? कोर्ट ऑफ लॉ से। इसके साथ साथ आपको यह भी बताना पड़ेगा कि जो भी आउटसाइडर डील कर रहा है कंपनी के साथ वो एमओए एओए को रीड करके आना चाहिए, क्योंकि ये पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं और हम अज्यूम करेंगे कि सामने वाले व्यक्ति को एमओए एओए के बारे में पता है, ठीक है। ओके, अब आपका फाइनल आंसर क्या होगा कि सर मैग्नम फाइनेंस के पास क्या रिकोर्स अवेलेबल है। तो देखो, पहला, अगर कंपनी ने जो पैसा ये कोई लॉफुल डेट को पे करने के लिए लिया है तो मैग्नम फाइनेंस उस अमाउंट को रिकवर कर सकती है, पहला। और दूसरी चीज क्या है कि अगर कंपनी ने यहां पर पैसा नहीं खर्चा है तो उस केस के अंदर क्या होगा, उस केस के अंदर मैं इंजंक्शन का ऑर्डर लाऊंगा और कंपनी को रोकूंगा पैसे को खर्चा करने से, और उस पैसे को रिकवर कर सकता हूं क्या? बिल्कुल बिल्कुल कर सकता हूं। जैसे देखो, 5 करोड़ कंपनी के अकाउंट में 4 करोड़ पड़े हुए और 1 करोड़ का उसने क्या किया, सही वाली लाइबिलिटी, मान लो एसबीआई से लोन लिया था उसकी लाइबिलिटी को पे किया। तो इस सिचुएशन में 4 करोड़ के लिए इंजंक्शन का ऑर्डर लाऊंगा और इसको रिकवर करूंगा, और ये 1 करोड़ भी मैं रिकवर कर सकता हूं क्या? बिल्कुल बिल्कुल कर सकता हूं। सर ऐसा होता कि 5 करोड़ में से 4 करोड़ तो पड़े हैं बट 1 करोड़ हमने ना न्यू बिजनेस के लिए लगा दिया, तो उस केस के अंदर मैं सिर्फ 4 करोड़ रिकवर कर पाऊंगा, 1 करोड़ को रिकवर कर पाऊंगा क्या? नहीं सर, मैं 1 करोड़ को रिकवर नहीं कर सकता। क्या आपको बात समझ में आया? अरे बोलो ना जल्दी से मुझे, क्या आपको बात समझ में आ रहा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। अगला देखो क्या, एसएनएम वॉज रजिस्टर्ड एज अ शेयर कैपिटल और कुछ कुछ देके रखा है एज अ सेक्शन 8 कंपनी। इतना रेलेवेंट अपने लिए कि सेक्शन 8 कंपनी के तौर पर ये रजिस्टर्ड है करके, ठीक है। अब कंपनी ने जम के पैसा कमाया और मेंबर्स का क्या कहना है कि एक काम करो, डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करो शेयर होल्डर्स को, ऐसा इन्होंने ईजीएम में कहा। तो मुझे बताइए, क्या सेक्शन 8 कंपनी डिविडेंड को डिक्लेयर कर सकती है क्या? नहीं सर, नहीं कर सकती है। यहां पर प्रोहिबिशन होता है डिविडेंड को डिक्लेयर करने के लिए। सर कंपनी जितना भी प्रॉफिट कमा रही है उसको अपने चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स में लगाती है। चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स मतलब वही स्कूल वाली हरकतें, आर्ट, कॉमर्स, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, सोशल वेलफेयर, रिलीजियस, चैरिटी और प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट वाली एक्टिविटीज। तो क्या आप डिविडेंड दे पाओगे क्या? नहीं 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 नहीं, मैंने डिविडेंड नहीं देना है, ठीक है। ओके, अगला, एक्सप्लेन द वेरियस पर्संस टू हुम कॉन्ट्रैक्ट मे बी परफॉर्म। चैप्टर नंबर 2 में से ये सवाल है, कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकता है दोस्तों? क्या कहा मैंने? बोलो, कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकता है, उसके ऊपर ये सवाल है। तो देखो कौन कौन कर सकता है। सबसे पहला, सर प्रॉमिसर खुद कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकता है, लेकिन अगर मान लो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पर्सनल स्किल इन्वॉल्व हुई तो प्रॉमिसर कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं कर पाएगा और वो कॉन्ट्रैक्ट डिसॉल्व हो जाएगा। पर अदरवाइज प्रॉमिसर नहीं रहा तो उस केस में लीगल रिप्रेजेंटेटिव कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकता है। सेकंड पॉइंट कहता है कि अथॉराइज एजेंट भी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकता है प्रॉमिसर के बिहाफ में, लीगल रिप्रेजेंटेटिव कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि थर्ड पार्टी भी यहां पर कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर
प्रॉमिसर उससे एक्सेप्ट करता है तो बाद में वो प्रॉमिस से एनफोर्स नहीं कर सकता। फिर फिफ्थ पॉइंट कहता है यहां पर जॉइंट प्रॉमिसर के बारे में। किसके बारे में कहता है? जॉइंट प्रॉमिसर की दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर अगर प्रॉमिस करते हैं ना, तो जब तक सारे के सारे जिंदा है तो सारे लोगों की लायबिलिटी, एक भी मर गया तो जो मरा उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव अलॉन्ग विद द सर्वाइवर यहां पर क्या करेंगे बच्चों? प्रॉमिस को फुलफिल करते हुए चलेंगे। क्या? बिल्कुल बिल्कुल। और सबके सब मर गए तो सबके लीगल रिप्रेजेंटेटिव की जॉइंट लायबिलिटी आने वाली है, पर लायबिलिटी मैक्सिमम अप टू द असेट्स इनहेरिटेड जितनी आती है ना, यस सर, उतनी ही आती है। मुझे ऐसा लगता है यार ऐसा कोई बहुत दमदार क्वेश्चन नहीं है जिसके अंदर अपने को बहुत ऐसा सोचना पड़ रहा है, इसलिए देखो मैंने जिसको स्टार मार्क कराना था वो मैंने बराबर आपको करवा दिया, ठीक है ना। बाकी अगर आप देखोगे तो ऐसा दिमाग लगाने वाले अभी तक तो कोई क्वेश्चन नहीं आए हैं। अब आगे अगर कोई क्वेश्चन आते हैं तो देखेंगे, पर अभी तक तो नहीं आए हैं, ठीक है ना। यस, चलो आ जाओ। अब क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर चलेंगे। एक्सप्लेन द वैलिडिटी ऑफ फॉलोइंग एग्रीमेंट्स विद द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब देखो क्या, पहला, मिसेस प्रिया pays a sum of 10,000 to marriage bureau to provide information about prospective grooms for her daughter's marriage। मतलब प्रिया को अपनी बेटी की शादी करना था, वो कहती है 10,000 रुपए मैरिज ब्यूरो को देती है ताकि वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। इंफॉर्मेशन, वो कमीशन मैरिज ब्रोकरेज के लिए नहीं बोल रही है कि उस लड़के को, जैसे मान लो वो ऐसा नहीं बोल रही कि वो अनुज है ना, वो अनुज को पकड़ते बकरे को फंसाते करके, वो ऐसा नहीं बोल रही है। वो बोल रही है तुम मुझे बस अच्छे लड़कों की इंफॉर्मेशन दो, हमें जो जमेगा हम उसके साथ बिटिया की शादी कराएंगे। तो ऐसे केस के अंदर मुझे बताइए क्या ये वैलिड है या वॉइड है? सर ये बिल्कुल वैलिड एग्रीमेंट है सर, ये मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट्स में नहीं आता है और ये बिल्कुल वैलिड एग्रीमेंट रहेगा ना। हाँ सर, ये बिल्कुल बिल्कुल वैलिड एग्रीमेंट रहने वाला है, ठीक है। चलो सर अगले क्वेश्चन के ऊपर चलो। अगला अगला देखो जल्दी से, नेक्स्ट वाली चीज देखो क्या। भरत एग्रीज विद जॉन टू सेल अ वाइट बुल। वाइट बुल मतलब बैल, ठीक है। अब अननोन टू बोथ द पार्टीज बुल वाज डेड एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट। तो ऐसे एग्रीमेंट क्या होते हैं बच्चों? ऐसे एग्रीमेंट वॉइड होते हैं। क्या होते हैं बोलो जल्दी से? वॉइड होते हैं, ठीक है ना। तीसरा, ऋषभ सेल्स अ गुडविल ऑफ हिज शॉप टू ओमकार फॉर 10 लाख एंड प्रोमिसेस नॉट टू कैरी ऑन सिमिलर बिजनेस लोकल लिमिट्स के अंदर। तो सर ये एक्सेप्शन के अंदर आते हैं सेक्शन नंबर 27 के, तो इस केस के अंदर ये भी बिल्कुल वैलिड है ना। हाँ सर ये बिल्कुल बिल्कुल वैलिड है, एब्सोल्युटली नो इश्यूज, ठीक है। तीसरा, अब देखो तीसरा क्या बोल रहा है यहां पर। तीसरा पॉइंट देखेंगे क्या कह रहा है यहां पर। तीसरा देखो, प्रॉपर्टी 2 लाख वॉज एग्रीड टू बी सोल्ड जस्ट फॉर 25,000 बाय पर्सन ऑफ आंसर। तो सर आंसर क्या होगा आपका? वॉइड होगा। क्या आंसर होगा बोलो बच्चों? वॉइड होगा, ठीक है। ओके सर, चलो डन। डन है क्या? डन है क्या? डन है क्या? बोलो अभी तक किसी को कोई दिक्कत? बोलो मुझे जल्दी से, अभी तक किसी को कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम अभी तक किसी को? बढ़िया बढ़िया, चलो आओ आगे बढ़ेंगे। क्या मैं आगे बढ़ू क्या? बोलो 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 बोलो। यस, चलिए सर आ जाओ अगले में, नेक्स्ट इसमें आओ। Explain the legal provision regarding presentment of the acceptance of bill of exchange under Negotiable Instrument Act. What are the consequences of failure to present the bill of acceptance? Distinguish it from the present of promissory note for sight. अच्छा, सेक्शन नंबर 61 को लेके थोड़ा सा डायरेक्ट सवाल पूछ लिया। देखो इनका क्या कहना है कि अगर आप बिल ऑफ एक्सचेंज जो पेबल है आफ्टर साइट ना, तो आपने इसको ड्रॉई को प्रेजेंट करना चाहिए रीजनेबल टाइम के अंदर और रीजनेबल बिजनेस आवर्स के अंदर प्रेजेंट करना चाहिए। सर अगर प्रेजेंटमेंट में डिफॉल्ट होता है ना, तो कोई भी पार्टी जो भी डिफॉल्ट कर रही है ना, वो सामने वाले से एनफोर्स कर सकती है क्या? नहीं सर, नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन अगर ड्रॉई रीजनेबल सर्च के बाद भी नहीं मिला तो उस केस के अंदर हम लोग बिल को क्या मान लेते हैं बच्चों? हम लोग बिल को यहां पर डिसऑनर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बोलो जल्दी से? डिसऑनर मान लेते हैं। अब सर मान लो बिल के ऊपर डायरेक्टेड था कि कोई पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर प्रेजेंट करना है। अब मैं उस पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर क्या, बट रीजनेबल सर्च के बाद भी मुझे ड्रॉइंग नहीं मिला, तो उस केस के अंदर इसे भी डिसऑनर मान लिया जाता है। क्या? बिल्कुल बिल्कुल मान लिया जाता है, ठीक है। ओके, फिर अगला, प्रॉमिसरी नोट फॉर साइट में क्या होता है? सर अगर कोई प्रॉमिसरी नोट है जो पेबल है आफ्टर सर्टेन पीरियड आफ्टर साइट, तो ये आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा मेकर को। क्या? हाँ सर, और आपको डिमांड करना पड़ेगा पेमेंट विद इन द रीजनेबल टाइम और बिजनेस आवर्स के अंदर। और सर अगर आपने यहां पर भी डिफॉल्ट कर दिया तो इस केस के अंदर हम लोग क्या बोलेंगे? कोई भी पार्टी लायबल होने वाली है क्या? नहीं सर, लायबल नहीं होने वाली है। क्या कहा मैंने? बोलो बच्चों, नहीं तो लायबल नहीं हो। ये सबसे ईजी वाला प्रोविजन है इसका,
बिल ऑफ एक्सचेंज वाले पॉइंट का, है ना, सबसे इजी वाला चीज है। ठीक है, आओ अगला देखो। What is the process of bill making an act under the India? How the act is enacted? Which authorities are responsible for implementation? तो देखो सर कैसे एक बिल बनता है, एक्ट, ये आप सभी लोगों को पता है। सबसे पहले तो जो लॉ प्रपोज किया जाता है बच्चों पार्लियामेंट में, उसे बिल बोला जाता है। फिर वो लोकसभा के अंदर पास होता है, फिर वो राज्यसभा के अंदर पास होता है, फिर उसके बाद वो ऑफिशियल प्रेसिडेंट का असेंट मिलता है, फिर ऑफिशियल गैजेट में आता है और उसके ऊपर पीपल ऑफ इंडिया के ऊपर उसकी एप्लीकेबिलिटी आ जाती है। क्या? बिल्कुल बिल्कुल आ जाती है, समझे क्या? अब एक बार लॉ पास हो गया ना बच्चों, एक बार अगर लॉ पास हो गया तो इसको बोला जाता है कि कौन इसको एग्जीक्यूट कराना है। तो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी का होता है काम इसको एग्जीक्यूट करवाने का। किसका बोलो बच्चों? एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी का काम होता है बिल को या लॉ को एग्जीक्यूट करवाना। क्या करवाना बोलो? एग्जीक्यूट करवाना सर, ये यहां पर होता है। अब डिपेंड करता है कि सेंट्रल लॉ है, स्टेट लॉ है या कौन सा लॉ है करके, इसके ऊपर डिपेंड करता है। और उसके ऊपर अलग अलग मिनिस्ट्रीज को अलग अलग फंक्शन दे के रखा है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, ऐसे अलग अलग चीजें होती है। क्या? बिल्कुल बिल्कुल। अब ये मिनिस्ट्रीज हेड की जाती है मिनिस्टर्स के द्वारा, और ऑफिसर इसको रन करते हैं जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज यानी कि IAS ऑफिसर्स इस मिनिस्ट्री को एक्चुअली में चलाते हैं। तो मिनिस्टर्स क्या करते हैं? पैसा खाने का काम नहीं, सॉरी, मिनिस्टर्स क्या करते हैं? लॉ बनाने का काम यहां पर करते हैं। समझे क्या बात को? ओके। अब देखो क्या, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना, इसके अंदर नंबर ऑफ मिनिस्ट्रीज है, इसके अंदर कैबिनेट मिनिस्टर्स, यूनियन काउंसिल मिनिस्टर्स, ऐसे अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं जो इसको क्या करते हैं बच्चों? जो इसको चलाते हैं। क्या करते हैं बोलो? जो इसको चलाते हैं। ठीक है, आइए सर अब क्वेश्चन नंबर 5 का ए का पहला पॉइंट देखो यहां पर क्या कह रहा है। ये वाला अच्छा सवाल है क्या? हाँ, ये वाला बढ़िया सवाल है। गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। जितना मुझे याद आ रहा है ऐसा कुछ चिप्स विप्स से रिलेटेड है। चिप्स मतलब खाने के नहीं बेटा, माइक्रो चिप्स से रिलेटेड कुछ तो भी सवाल है। ठीक है ना? आओ सर देखो क्या यहाँ पर क्या बोल के रखा है। MNO लिमिटेड is a supplier of electronic components entered into the contract on 1st of August with PQR Enterprises for sale of unit microchips। लगा ही था मेरे को। अब देखो द कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड, क्या बोला देखो, कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई हो चाहे माइक्रोचिप्स बाय सीरियल नंबर्स, और ये भी कंफर्म हो गया था कि वो कौन से स्टेट में बच्चों? डिलीवरेबल स्टेट में है, जो स्टोर किया गया है कहां पर? MNO के वेयर हाउस के अंदर। पर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बोला गया कि इसकी जो डिलीवरी है ना, ये कब की जाएंगी? 1 सितंबर 2023 को की जाएंगी। कब की जाएंगी बोलो बच्चों? बोलो ना जल्दी से। ये 1 सितंबर 2023 को की जाएंगी। अरे मुझे लेकिन एक बात बताओ, अगर कोई गुड्स है जो डिलीवरेबल स्टेट में है, तो मुझे बताइए उसकी प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर होती है? जिस समय कॉन्ट्रैक्ट बन रहा होता है उसी समय ट्रांसफर हो जाती है। भले डिलीवरी और पेमेंट के बारे में बाद में बोला हो, पहले बोला हो, कभी नहीं बोला हो, मुझे क्या फर्क पड़ता है उससे, है ना? याद आ रहा है क्या आपको? अरे ए बाबू, याद आ रहा है क्या कुछ, है ना? अगला अब देखो, ऑन 10th of अगस्त फ्लड हो गया। अरे बाप रे, फ्लड हो गया और वेयरहाउस को डैमेज कर गया और जितने भी चिप्स थे ना सबके सब खराब हो गए। अब यहां पर आपको बताना है कौन लॉस को बेयर करेगा। ऑब्वियस सी बात है PQR खरीदार इस लॉस को बेयर करेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो चुकी है। क्या? हाँ सर, प्रॉपर्टी ट्रांसफर PQR को हो चुकी है। भले गुड्स की डिलीवरी नहीं हुई पर फिर भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो चुका है। फिर what will be your answer if the microchips are not specifically intended or marked by the PQR enterprises? तो उस केस के अंदर ये अनएसर्टेन गुड्स बन जाते थे और फिर मैं कहता था कि बायर की लाइबिलिटी आती थी। क्या? हाँ सर, फिर उस केस में बायर की लाइबिलिटी आती थी। देखो है क्या, सेक्शन नंबर 18 का आपको प्रयोग करना है, जहां पर आप बोलोगे कि अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ अनएसर्टेन गुड्स है तो प्रॉपर्टी जब तक पास नहीं हो सकती जब तक आप गुड्स को एसर्टेन नहीं करोगे और बायर का आदमी उसको वेरीफाई नहीं कर लेता तब तक वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होंगी। लेकिन फिर दूसरा बोला गया था कि अगर सेक्शन नंबर 20 कहता है कि अगर अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है और स्पेसिफिक गुड्स जो डिलीवरेबल स्टेट में है तो उसकी प्रॉपर्टी तब पास होती है बच्चों, कब? जिस समय कॉन्ट्रैक्ट बन रहा हो, इट इज इमटेरियल, पैसा दिया गया हो, डिलीवरी दी गई हो या दोनों पोस्टपोन हो, दोनों अभी हो रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहले केस में PQR लॉस को सफर करेगा और दूसरे केस के अंदर PQR लॉस को सफर करेगा। क्या? नहीं सर, क्योंकि उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई ना, क्योंकि गुड्स एसर्टेन नहीं हुए ना। अगर एसर्टेन हुए तो ट्रांसफर होगा, एसर्टेन नहीं हुए तो बायर को यहां पर लायबल रहेगा। क्या? हाँ सर, सेकंड वाले केस में बायर लायबल रहेगा। ठीक है ना? ये क्वेश्चन अच्छा है,
ध्यान रख लेना, ऐसा ऐसा भी बहुत खतरनाक नहीं है, ठीक है, एक आध बार पढ़ लिया तो पढ़ लिया, ठीक है। आ जाओ अब अगला देखो, अगला देखो, A purchases motorcycle from B and uses it for some time. It turns out that motorcycle sold by B to A was stolen one and had to be returned to the rightful owner. अरे रे 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 अरे रे 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 रे, ठीक है। अगला, A brings an action against the B for return of the price. ऑब्वियस सी बात है, विल ही सक्सीड, तो इसका आंसर ये होगा नेमो डैट क्वैट नॉन हैबिट, मतलब क्या, जिसके पास खुद के पास टाइटल नहीं होता, क्या वो दूसरे को बेटर टाइटल दे सकता है क्या? नहीं सर, नहीं दे सकता। और एक इंप्लाइड कंडीशन भी है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर कि गुड्स जो बेचा जा रहा है यहां पर वो ट्रू ओनर ही उसको बेच सकता है, अगर कोई दूसरा फॉल्स ओनर बेचेगा तो सामने वाले को राइट नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये क्या करेगा, इसको स्कूटर वापस करना पड़ेगा और वो क्या क्लेम कर सकता है क्या पैसे को? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल पैसे को क्लेम कर सकता है। क्या कहा मैंने? बोलो, पैसे को क्लेम कर सकता है। फालतू सवाल। चलिए आइए बी, डिस्कस द ग्राउंड्स ऑन विच द पार्टनरशिप में बी डिसॉल्व बाय द कोर्ट। कोर्ट के द्वारा कौन सा था? इंसैनिटी या अनसाउंड माइंड था, फिर दूसरा मिसकंडक्ट था, तीसरा परमानेंट इनएबिलिटी था या इनकैपेसिटी था, फिर परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ ड्यूटी था, कंटिन्यूअस या परपेचुअल लॉसेज है, फिर इसके अलावा और क्या था? ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट होली, अगर इंटरेस्ट ट्रांसफर हो जाता है तो, या आखिरी में जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड्स है। सर कितने मार्क का सवाल है? 7 नंबर का सवाल है, मतलब आपको पूरे पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल लिखने पड़ेंगे। 7 नंबर का है ना, तो हर एक पॉइंट पे एक एक नंबर मिलेंगे, तो टोटल 7 पॉइंट्स आपको लिखने यहां पर पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, अगला, फिर व्हाट आर द कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड बाय एजेंट्स अथॉरिटी इन एन इमरजेंसी अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यूनिट नंबर 9 से सवाल है, ठीक है। देखो, मेजॉरिटी मुझे ऐसा लगता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो सवाल है ना, वो चैप्टर नंबर 3 से आते हैं, 4 से आते हैं, 7, 8, 9 से आते हैं, मेजॉरिटी इससे आते हैं, और कभी कभार चैप्टर नंबर 2 से आएंगे। इस बार सितंबर 25 में देख लेना, चैप्टर नंबर 2 से आपको सवाल दिखेगा, यूनिट नंबर 2 कंसिडरेशन के ऊपर सवाल आएगा। एक सवाल तो पक्का आपको दिखेगा ही दिखेगा, देख लेना, क्योंकि पिछले अटेम्प्ट में नहीं पूछा था इन्होंने, इसलिए इस अटेम्प्ट में नहीं। आप देखना है कंटिन्यूअस इंस्टीट्यूट की ट्रैकिंग, चैप्टर नंबर 2 पे से इंस्टीट्यूट सवाल पूछता है, पर पिछले 1-2 अटेम्प्ट में थोड़ा डामाडोल कर रहा है, तो देखना अगले आने वाले अटेम्प्ट में पक्के से आपको सवाल मिल जाएगा सितंबर 25 के अंदर, ठीक है। चलिए सर, आ जाओ यहाँ पर, ध्यान दो बेटा। अब आखिरी क्वेश्चन बचा हुआ है, तो मेरे हिसाब से और 15 मिनट के आसपास होना चाहिए शायद, है ना, ज्यादा भी लग सकता है, मैं कुछ गारंटी नहीं दे सकता, बट मुझे ऐसा लगता है और 15 मिनट के आसपास होगा, ठीक है। चलिए सर, आगे बढ़े क्या? बोलो बोलो बोलो, आगे बढ़ू क्या मैं? यस, लेट्स गो गाइस। आइए, एजेंट्स अथॉरिटी इन केस ऑफ इमरजेंसी के बारे में बात करना है। तो सर देखो, एजेंट जो है ना, उसके पास अथॉरिटी होती है इमरजेंसी के केस में कि वो सारे एक्टिविटीज कर सकता है जिससे वो अपने प्रिंसिपल को लॉसेस से बचा सके। क्या कर सके बोलो बच्चों? जिससे वो अपने प्रिंसिपल को लॉसेस से बचा सके। क्या कर सके? लॉसेस से बचा सके। ऑर्डिनरी, जो एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस जो भी खर्चे करना चाहेगा ना, क्या वो सारे खर्चे कर सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल कर सकता है, ठीक है। लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। पहला, एजेंट ऐसे पोजीशन में नहीं होना चाहिए कि वो प्रिंसिपल से कम्युनिकेट कर सके। दूसरा, कमर्शियल नेसेसिटी होना चाहिए, जो भी एक्टिविटी वो कर रहा है उसने बोनाफाइड तरीके से काम करना चाहिए, और जो रीजनेबल कोर्स ऑफ एक्शन है वो उसने चूज करना चाहिए। और अदरवाइज आखिर में क्या बोल के रखा है कि एजेंट के पास पोजीशन होना चाहिए क्या? गुड्स का। हाँ सर, एजेंट के पास गुड्स का पोजीशन होना चाहिए, तभी वो ये एक्टिविटीज कर सकता है। अदरवाइज क्या वो ये एक्टिविटीज कर सकता है क्या मित्रों? नहीं सर, वो ये एक्टिविटीज नहीं कर सकता, ठीक है। ओके, अगला, इनलैंड और फॉरेन इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताना है। अब मुझे एक बात बताओ, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट क्या होता है बच्चों? जो मेड इन इंडिया हो, ठीक है। और दूसरा, इसके साथ एक और कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। कौन सी? एक तो वो पेबल हो इंडिया के अंदर, या ड्रॉन हो इंडिया के किसी पर्सन के ऊपर। तो एक तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, नहीं तो ये सेटिस्फाई हो जाए। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो मैं बोलूंगा ये इनलैंड। जैसे देखो, मेड इन इंडिया है और पेबल मुंबई में, मतलब इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है। सर मेड इन वाराणसी है, पर्सन रेसिडेंट ऑन जोधपुर के ऊपर, तो भी इनलैंड है। सर, ए रेसिडेंट ऑफ इंडिया ड्रॉस बिल ऑफ एक्सचेंज इन आगरा, मतलब मेड इन इंडिया है, मर्चेंट न्यूयॉर्क का है, पेबल दिल्ली में है, तो भी इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है। फिर प्रॉमिसरी नोट जो न्यूयॉर्क में ही बनाया बच्चों, तो ये फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है। फिर अगर मैं बात करूं तो बिल ऑफ एक्सचेंज जो ड्रॉन इन लंदन है, तो ये भी फॉरेन एक्सचेंज है, क्योंकि पहली कंडीशन जो मेड इन इंडिया है वही दोनों इसमें आखिरी में अचीव हुई क्या? नहीं सर, नहीं हुई, ठीक है। चलो एक बार फटाफट गो थ्रू करो, होने के बाद डन बोलो मुझे। एक बार आप भी गो थ्रू कर लो, उसके बाद होने के बाद डन बोलो। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछो, कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछो।
जल्दी जल्दी। बढ़िया। चलो, हो गया क्या? बोलो जल्दी से मुझे, क्या हो गया क्या? फटाफट फटाफट जल्दी से बताएंगे। हाँ खुशी। यस। यस प्रतीक। चलो आओ। सर ऐसा पेपर आ जाए, नहीं बेटा ऐसा नहीं होता है अनुज। एक्चुअली क्या होता है, जब पेपर आता है ना, तो अभी अपन लोग जब सॉल्व कर रहे हैं ना, तो वो एग्जाम की कंडीशन नहीं है। क्या होता है, जब पेपर अपने सामने आता है ना, तो वो एग्जाम की कंडीशन भी मैटर करती है ना। वो 3 घंटे का जो प्रेशर है भाई, उसके कारण इजी क्वेश्चन भी डिफिकल्ट लगते हैं। और अब जैसे देखो, वो स्मॉल कंपनी वाला क्वेश्चन था, जेड लिमिटेड वगैरह वाला, वो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि आपको आता नहीं है करके, बट वो एग्जाम प्रेशर में ना चीजें ओवरलुक हो जाती है ना। तो कभी भी आप कोई भी पेपर देखोगे ना, पास्ट एग्जामिनेशन वाला, वो आपको बाहर आने के बाद इजी लगेगा, बट वो एग्जामिनेशन कंडीशन में डिफिकल्ट लगता है, वो 3 घंटे में वो डिफिकल्ट लगता है ना, वो प्रॉब्लम है उसका। ठीक है, चलो सर आ जाओ अगले पॉइंट के ऊपर चलेंगे। देखो देखो देखो, बी पॉइंट क्या बोल रहा है, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट और उसके सेलिएंट फीचर्स को आपको बता रहे हैं। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, ये रिसेंबल करता है कॉन्ट्रैक्ट को। एक्चुअली क्रिएटेड होता है किसके द्वारा, लॉ के द्वारा, अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस। यहां पर लॉ क्रिएट करता है और एनफोर्स करवाता है लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन को, जबकि कोई भी रियल कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता। इसमें 3 फीचर्स होते हैं। पहली बात तो यहां पर राइट टू मनी होता है, लिक्विडेटेड सम ऑफ मनी नहीं होता। दूसरा, ये कोई एग्रीमेंट से नहीं आता, इट इज इम्पोज्ड बाय द लॉ। और तीसरा सर, यहां पर राइट मिलता है किसके अगेंस्ट, पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट। पूरे होल वर्ल्ड के अगेंस्ट यहां पर राइट मिलता है क्या? नहीं सर, होल वर्ल्ड के अगेंस्ट यहां पर राइट नहीं मिलता। ठीक है, ओके, इसे क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स, वेरी इजी क्वेश्चन। सेक्शन नंबर 71 कहता है कि ऐसा पर्सन जो फाइंड करता है गुड्स को, उसकी तो यहां पर जो बिलोंगिंग टू अदर है, तो उसे अपनी कस्टडी में लेना पड़ेगा और उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज इफ ही वॉज अ बेली। उसको सर प्रॉपर केयर करना है गुड्स की। दूसरा, वो अप्रोप्रिएट नहीं कर सकता गुड्स को, उसको रिस्टोर करके रखना पड़ता है जब तक ट्रू ओनर मिलता है। लेकिन वो कुछ केसेस के अंदर उसको बेच भी सकता है, अगर पेरिशेबल नेचर है या 2/3 ऑफ कॉस्ट ऑफ द गुड्स से ज्यादा अगर वो खर्चा कर चुका है, तो उस केस के अंदर वो उसको बेच भी सकता है। ठीक है, ओके सर, बड़ा ही फालतू सवाल। अब देखो सी वाला पॉइंट, classify the transaction as types of goods. देखो, the wholesaler has 100 bales in go down, he agrees 50 sell 50 bales और इसको सिलेक्ट करके असाइड कर दिया, तो मैं इसे बोलूंगा as certain goods। ठीक है ना, स्टॉक में से मैंने गुड्स को अलग कर दिया, तो जिसको अलग किया उसे as certain बोला जाता है। दूसरा, A agrees to sell B 1 packet of sugar out of the lot of 100 packets lying in a shop, इन्हें unascertain goods बोलूंगा मैं। क्या बोलूंगा, बोलो बच्चों, इसे unascertain goods बोलने वाला हूं क्या मैं? हाँ सर, इसे मैं unascertain goods कहने वाला हूं। ठीक है, सेकंड देखो। फिर sometimes breach of condition will be treated as breach of warranty, as the result of which buyer loses his right to resign. State the circumstances under which it cannot account on the breach of condition. आप इसको क्या नहीं कर सकते सर, नहीं कर सकते। तो देखो, वो बेसिकली आपको बताना है यहाँ पर कि कब हम लोग ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी मानते हैं। पहला, यहाँ पर बायर ही वेव कर देता है परफॉर्मेंस ऑफ अ कंडीशन। दूसरा, वो खुद इलेक्ट करता है ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी के ट्रीट करना। तीसरा, अगर नॉन सेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट है तो बायर ने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया, पूरा के पूरा केक वाला एग्जांपल लिया था। और चौथा, अगर कोई मान लो फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन लॉ के द्वारा ही एक्सक्यूज हो गया ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी, तो अगेन मैं बोलूंगा यहां पर भी ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी आप मानते हो। ठीक है ना, तो ये केसेस है मेरे हिसाब से। तो मैं एमटीपी को बहुत ही इजी बोलूंगा, ये बिल्कुल भी दिमाग लगाने वाली एमटीपी नहीं थी। हाँ, एक दो क्वेश्चन को अगर आप अलग करें तो एमटीपी एक बार का मैं बोल सकता हूँ कि ठीक है करके, बट बाकी तो बहुत ही ठीक ठीक एमटीपी थी। ठीक है ना, तो जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि आपको एमटीपी कैसी लगी, और ये भी जरूर बताना मुझे क्या
कि क्या अगर ऐसा पेपर आया तो आप सॉल्व कर पाएंगे क्या, है ना। यस, चलिए तो आज के लिए करेंगे केवल और केवल इतना गाइस। होप सो आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया हो। चैनल पर नए तो जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करना जाने से पहले, और बाकी अपने दोस्तों के साथ ये एमटीपी सेशन को जरूर से शेयर कर देना। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एवरीवन।